हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो सिमिलरली ऐसी एक्टिविटी जिसे करने से हमें पैसे मिलते हैं, मतलब जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसे हो गया वेजिटेबल शॉप, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपन एग्रीकल्चर करके पैसे को जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपन लेबर का काम करके मतलब वर्किंग करके पैसे को जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से पानीपुरी शॉप हो गई, इसी प्रकार से अपनी साड़ी की शॉप हो गई, और साथ साथ इसी प्रकार से हेयर स्टाइल शॉप हो गई। इन सारी की सारी एक्टिविटी करके हम इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोज एक्टिविटी विच ऑफ परफॉर्म टू जनरेट इनकम और कॉल्ड इकोनॉमिकल एक्टिविटी। मतलब इन सारी एक्टिविटी को करके हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक क्या कर सकते हैं, इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इन्हीं सारी एक्टिविटी को अपन बोलते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम क्लासीफाई कैसे करते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी को। तो बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है अपना, उसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो इसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा टर्सरी सेक्टर। अब दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से। तो इसे बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। इससे पहले आता है तुम्हारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, और दूसरा आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से। अब ओनरशिप मतलब मालिकाना के हिसाब से कितनी कैटेगरी में बांटा गया, तो बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी है पब्लिक सेक्टर, और दूसरी कैटेगरी है प्राइवेट सेक्टर। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इन सारी एक्टिविटी को अपन बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है, जो डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मिल्क डेयरी हो गया, इसी के साथ साथ फिशरी हो गई, इसी के साथ साथ माइनिंग हो गई, और साथ साथ हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर, और साथ साथ हमें देखने को मिलता है फॉरेस्ट्री। ये जो सारे के सारे सेक्टर हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, नेचर से रिलेटेड हैं। इसमें हम नेचर से डायरेक्टली यूज करके रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो हम लिख सकते हैं when we produce something by exploring natural resources, it is an activity on the primary sector। तो हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये बेसिक प्रोवाइड करती है किसको, अदर सेक्टर के प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि ये स्वीट देके रखी है, ये किससे मिलकर बनती है, बेसिकली ये मिल्क प्रोडक्ट से मिलकर बनती है। मतलब जो मिल्क है वह कौन सा प्रोडक्ट है, प्राइमरी सेक्टर से हमें मिलता है। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है वह अदर प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो जो सेक्टर है ये एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, इसलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। तो जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम नेचर के प्रोडक्ट को चेंज करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसलिए इस सेक्टर को हम बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि कॉटन देके रखा है, इससे अपन क्या फॉर्म कर लेते हैं, क्लॉथ फॉर्म कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट देके रखे हैं, इससे अपन क्या फॉर्म कर लेते हैं, स्वीट फॉर्म कर लेते हैं। इसी प्रकार से रिलेटेड इंडस्ट्री देखने को मिलती है जो कि पेपर इंडस्ट्री, और साथ साथ हमें रिलेटेड इंडस्ट्री देखने को मिलती है कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मींस जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है वो सब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस सेक्टर में वो एक्टिविटी आती है जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इसलिए इस सेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, डॉक्टर हो गया, इसी प्रकार से कॉबलर हो गया, इसी प्रकार से बैंक हो गया, इसी प्रकार से टीचर हो गया, इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ये सारे के सारे केवल क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना कि ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है वह टर्सरी सेक्टर के अंदर आती हैं। और हम लिख सकते हैं कि ऑल दीज बिलोंगिंग सर्विसेज टू द पीपल। जितने भी सारे के सारे ये लोग दिखाई दे रहे हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मतलब टर्सरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तो दोस्तों अभी तक हमने तीनों सेक्टर को डिस्कस किया है, प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को और टर्सरी सेक्टर को। तो कंट्री में तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है बाय गुड्स एंड सर्विसेज। इन तीनों सेक्टर में बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है बाय गुड एंड सर्विसेज। तो इसे पता करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, जीडीपी को फाइंड करते हैं, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। अब जीडीपी क्या होता है, आई नो शायद आपने इसके बारे में क्लास चैप्टर फर्स्ट में जरूर पढ़ा होगा। डोंट वरी, इसको हम फिर से अच्छे से अगेन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी क्या होती है। जैसे मान लेते हैं किसान है जिसने 10 केजी वीट को क्या किया, उगाया है। तो किसान क्या करता है, इस 10 केजी वीट को सेल कर देता है पास वाली मिल को। कितने रुपए में सेल कर देता है, 30 रुपये में सेल कर देता है। अब जो मिल वाला होता है वह इस
व्हीट को क्या करता है, प्रोसेस करके क्या बना लेता है, आटे में चेंज कर लेता है और इसको किसको बेच देता है, पास वाली बिस्किट वाली फैक्ट्री में जाके इसको बेच देता है। कितने रुपए में बेच देता है, 40 रुपीज में बेच देता है। अब जो बिस्किट वाली कंपनी रहती है वह इसमें कुछ चीज ऐड करती है और क्या फॉर्म कर लेती है, बिस्कुट बना लेती है और जिसकी वो प्राइस कितनी रखती है, वो 15 रुपीज प्राइस रखती है। अब जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है वह कंप्लीट हो जाती है। अब जो एंड में जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है उसे बोलते हैं अपन फाइनल गुड्स बोलते हैं। और जो बीच में बेचा गया था फैक्ट्री और कंपनी के बीच में, इसे बेसिकली बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी किसी कंट्री का प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है तो केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड किया जाता है रेदर देन इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर वी ओनली एडेड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स रेदर देन इंटरमीडिएट गुड्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड क्यों नहीं करते हैं। तो यह बात हम सब जानते हैं कि समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है वह ऑलरेडी क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है फाइनल गुड्स के साथ में, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती है। तो अब हम जीडीपी की डेफिनेशन जानते हैं कि एक्चुअल में जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी। मतलब एक साल के अंदर कंट्री में कितना प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, उसकी टोटल वैल्यू को अपन जीडीपी कहते हैं। तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि जिस कंट्री में हाई प्रोडक्शन होता है उसकी जीडीपी हायर होती है और जिस कंट्री में लो प्रोडक्शन होता है उसकी जीडीपी लो होती है। मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा जीडीपी होगी, जितना कम प्रोडक्शन होगा उतनी कम जीडीपी होगी। तो इस हिसाब से हम वर्ल्ड में सबसे बड़ी जीडीपी यूएसए की मानते हैं, जिसकी पोजीशन वर्ल्ड में टॉप पोजीशन में आती है जीडीपी के मामले में। वहीं अपन इंडिया की कंपेयरिंग करते हैं तो इंडिया की जो पोजीशन होती है वह वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट जीडीपी है इन द वर्ल्ड में। मतलब जो इंडिया की पोजीशन है वर्ल्ड में वह 4th पोजीशन में आती है। और इंडिया में जो जीडीपी को मेजर करता है बेसिकली वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है जीडीपी को। हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर। तो कई साल पहले लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में सबसे ज़्यादा लोग इंपॉर्टेंट सेक्टर किसको मानते थे, प्राइमरी सेक्टर को मानते थे सारे वर्ल्ड में। लेकिन कुछ समय बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, मतलब फैक्ट्रियाँ डेवलप होने लग जाती हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, यानी कि फैक्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और धीरे धीरे करके जो सेकेंडरी सेक्टर था वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगता है, यानी कि हमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। अब अगले जो 100 साल में क्या देखने को मिलता है, जो सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की तरफ लोग क्या होते हैं, शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं जो सेकेंडरी सेक्टर को छोड़कर धीरे धीरे कहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, वो टर्सरी सेक्टर में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और आज के समय की बात करें, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो बेसिकली कहाँ हो रहा है, टर्सरी सेक्टर में ही देखने को मिला है। तो हमें बेसिकली एक बेसिक पैटर्न देखने को मिला है कि पहले लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, फिर वो सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो गए और आज के समय में वो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं, टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो पिछले 40 सालों में हमें तीनों सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, बट जो सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है वह है टर्सरी सेक्टर में। इसी से रिलेटेड इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग फेज में 1977 से 1978 के टाइम पर बहुत कम प्रोडक्शन होता था, लेकिन आज के समय पर 2070 से लेकर 2018 का डाटा हम देखेंगे तो तीनों ही सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है वह है कौन सा सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में देखने को मिली है, जैसा कि आप इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। अब आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि 1977 से लेके 1978 का डाटा दे के रखा है, जिसमें 49% जीडीपी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती थी, इसी प्रकार से 21% जीडीपी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती थी और 30% जीडीपी टर्सरी सेक्टर के अंदर आती थी। और हम देखते हैं आज के टाइम पर कि किस सेक्टर में कितना शेयर आता था। तो हम देखते हैं 2070 से लेकर 2018 का डाटा। अकॉर्डिंग टू दिस 90% जीडीपी थी वह प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती थी, 28% जीडीपी थी वह सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती थी और 53% शेयर था वह आता था टर्सरी सेक्टर के अंदर। तो हमें इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जो जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन कर रही है वह प्राइमरी सेक्टर है और जीडीपी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है वह टर्सरी सेक्टर है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो टर्सरी सेक्टर होता है वह इतनी तेजी से ग्रो क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, चलिए जानते हैं। तो पहला रीजन है कि कुछ बेसिक सर्विस होती है, जैसे कि हो गया स्कूलिंग हो गई, इसी प्रकार से हॉस्पिटल हो गया, इसी प्रकार से कोर्ट्स हो गए, इसी प्रकार से पुलिस स्टेशन हो गए और साथ साथ बैंकिंग हो गया।
ईटीसी या सेक्टर। तो ये सब सर्विसेज होती हैं वह लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि ये बेसिकली बेसिक सर्विस होती हैं और इन सब सर्विस को प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट के अंडर में होती है। तो गवर्नमेंट इसको डेवलप कराती है, तो जो ऑटोमेटिक सर्विस सेक्टर होता है वो इंप्रूव होने लग जाता है। और दूसरा रीजन यह होता है कि जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप होती हैं तो जो सर्विस सेक्टर होता है वह अपने आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। अब थर्ड रीजन है कि कई सारे लोगों की इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से कई सारी और भी सर्विसेज लोग अपनाने लगते हैं, जैसे कि लोग ट्रेवलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इसी प्रकार से लोग शॉपिंग करते हैं, इसी प्रकार से लोग कई सारे लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और कई सारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इस कारण से अलग अलग सर्विस ग्रो होने लग जाती है और इसी कारण जो सर्विस सेक्टर है वो भी ग्रो होने लग जाता है। अब फोर्थ रीजन है कि जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, जिस वजह से इससे रिलेटेड जो सर्विस सेक्टर है वो भी ग्रो हो रहा है। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर है, मतलब जो टर्सरी सेक्टर है, वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब आप एक और ग्राफ को देख रहे हैं जिसमें हमें यह पता चलेगा कि किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, मतलब किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो हम देखेंगे 1977 से लेकर 1978 का डाटा, जिसमें 71% लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में। इसी प्रकार से 11% लोग हैं जो एम्प्लॉयड है सेकेंडरी सेक्टर में। इसी प्रकार से जो 18% लोग हैं वह एम्प्लॉयड है टर्सरी सेक्टर में। अब हम आज के डाटा को देखेंगे 2070 से लेकर 2018 का डाटा, जिसमें 44% जीडीपी है जो कि एम्प्लॉयड किसमें, प्राइमरी सेक्टर में है। इसी प्रकार से 25% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड है सेकेंडरी सेक्टर में। इसी प्रकार से 31% लोग हैं जो एम्प्लॉयड है टर्सरी सेक्टर में। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। लेकिन इस सब में भी एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम आज के टाइम से कंपेयर करते हैं, भले ही प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, बट फिर भी सबसे कम प्रोडक्शन हमें प्राइमरी सेक्टर में ही देखने को मिलता है, यानी कि जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का है। ऐसा क्यों हो रहा है? कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं पर जो प्रोडक्शन है वह बहुत कम दे पा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। इसके पीछे एक मेन रीजन है कि जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं वह अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, चलिए जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक खेत में लगभग 6 लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसमें से केवल जरूरत कितने की है इस खेत में, केवल 3 लोगों की ही जरूरत है और बाकी जो बचे हुए 3 लोग हैं वही लोग क्या हैं, वो एक्स्ट्रा लोग हैं, वो काम कर रहे हैं इस खेत में, जिसका होना या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसके, प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्शन में। मतलब जो 3 लोग हैं वो क्या है, तुम्हारे अंडर एम्प्लॉयड मतलब डिसगेज एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आते हैं। इन लोगों की जो संख्या है वह प्राइमरी सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर के लोग ज़्यादा तो काम कर रहे हैं पर जो प्रोडक्शन है वह उतना ही दे रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को ज़्यादा काम कैसे दिया जा सकता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को छोटे छोटे किसानों को चीप लोन दे सकती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि पहले जो लोग साल भर में केवल एक ही क्रॉप उगाते थे, लेकिन वह अब लोन के पैसे की मदद से क्या कर सकते हैं, वो चाहे तो वो फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं, चाहे तो वो ट्यूबवेल लगा सकते हैं, साथ साथ वो पेस्टिसाइड डाल सकते हैं खेतों में, साथ साथ वो टूल्स और मशीनरी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिनकी मदद से वह साल भर में लगभग 2 से 3 फसलों को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, वो मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं और वह पूरे साल भर में एम्प्लॉयड रह सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि गवर्नमेंट क्या करे, उनके लिए डैम्स बनवा दे और कैनल क्रिएट कर दे, जिससे क्या होगा, लोगों को क्या होगा, काम भी मिलेगा और साथ साथ जो किसान रहेंगे उनको सिंचाई का पानी भी मिलेगा। तीसरा तरीका है कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन और रूट नेटवर्क को अच्छा कर सकती है, जिससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और मजदूरों को काम मिलेगा और जो ट्रक ड्राइवर हैं और ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे उनकी रोजी रोटी चल सकती है। और चौथा तरीका यह है कि गवर्नमेंट छोटे छोटे इंडस्ट्री को सेटअप कर सकती है रूरल एरियाज में, जिससे क्या होगा, जो गांव के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उन लोगों को शहर में नहीं भटकना पड़ेगा अपने काम के लिए। पांचवा तरीका है कि गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है, जिससे क्या होगा, कई सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। छठवां तरीका है कि गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिसका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट ये सब क्या एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको करने में गवर्नमेंट को काफ़ी समय लग सकता है। तो दोस्तों ऐसे में गवर्नमेंट ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक शॉर्ट टर्म प्लान लॉन्च किया था, जिसका नाम था मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये प्रोग्राम 2005 में स्टार्ट किया गया था। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने लोगों को राइट टू वर्क प्रोवाइड कराती थी, यानी लोगों को काम करने का अधिकार देती थी। तो ये जो प्रोग्राम था वह भारत के 625 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग रूरल एरिया में जिनके पास काम नहीं है
उसको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देगी। मतलब गवर्नमेंट ने यह वादा किया कि कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देगी ही देगी। अगर इन केस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए जाएंगे। मतलब बिना काम किए उन्हें पैसे दे दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने मनरेगा की वजह से एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या थी उससे काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिला था। अब हम क्लासिफाई करते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी को ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। मतलब एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो दो सेक्टर में बांटी गई है। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की। इस सेक्टर में जितने भी बिजनेस आते हैं वह गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और इन्हें गवर्नमेंट के सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जैसे मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, लेबर लॉ एक्सेट्रा। इस सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें पेड हॉलीडे मिलता है और इनमें जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। मतलब बिना किसी वैलिड रीजन के उन्हें जॉब से नहीं निकाला जा सकता। और इस सेक्टर में जितने भी लोग हैं उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलती है। मतलब काम करने के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन होती है। साथ साथ इसके अलावा फिक्स्ड वर्किंग हावर भी होते हैं। इनको लिमिटेड टाइम के लिए काम करने को दिया जाता है और अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें अलग से पैसे भी दिए जाते हैं और रिटायरमेंट होने पर इन्हें पेंशन भी मिलती है। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बिल्कुल अपोजिट होता है। इस सेक्टर में जितने भी बिजनेस होते हैं, रन होते हैं, वह नहीं रजिस्टर्ड नहीं होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ना ही इनको रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है। इसमें साथ साथ ना तो कोई पेड हॉलीडे देखने को मिलता है और ना ही इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। और इसमें पुअर वर्किंग कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है और ओवर टाइम के पैसे भी नहीं दिए जाते हैं और ना ही इसमें रिटायरमेंट होने पे आपको पेंशन मिलती है। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वह बहुत ही अच्छा सेक्टर होता है और बहुत ही अच्छी जॉब होती है और इसमें हर कोई जॉब करना पसंद करता है। और वहीं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें कोई भी व्यक्ति जॉब करना पसंद नहीं करता क्योंकि इसमें लोगों को उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम क्यों नहीं करते हैं। तो इसका सबसे इजी आंसर है, पहला आंसर ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ऐसे में सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए अच्छी स्किल और अच्छा नॉलेज होना चाहिए जो कि हर किसी के पास नहीं होता है। इसलिए लोगों को मजबूरी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। शायद जो हमारे माता पिता हैं वह हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए मेहनत करते हैं जिससे कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं रूरल एरिया की, तो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स। साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं यहाँ शेयर क्रॉपर्स और साथ साथ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं आर्टिसियन। तो गवर्नमेंट इन सब लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनको एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड कर सकती है और साथ साथ इनको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर सकती है, टाइम पे इनको सीड भी प्रोवाइड कर सकती है जिससे जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ साथ गवर्नमेंट चाहे तो इनको स्मॉल लोन भी प्रोवाइड कर सकती है, वो भी चीप रेट में। और साथ साथ गवर्नमेंट चाहे तो इनको स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकती है जिससे वो उनका जो अनाज होगा वो सेफ्टी तरीके से रखा रहेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इन सारे तरीके से गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर सकती है। अब बात करते हैं अर्बन एरिया की। तो अर्बन एरिया में बेसिकली ऐसे लोग पाए जाते हैं बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर। साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोग। साथ साथ यहाँ देखने को मिलते हैं स्मॉल स्केल वर्कर्स और साथ साथ कुछ कारपेंटर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अर्बन एरिया में। तो गवर्नमेंट कैसे इनकी मदद कर सकती है, तो इनकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उनसे सस्ते रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सकती है और साथ साथ मार्केटिंग में भी हेल्प कर सकती है। तो इस तरह की से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है। तो उनमें काम कर रहे वर्कर को भी फ़ायदा होगा और जो अदर वर्कर होंगे उनके लिए भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉ और पॉलिसीज बना सकती है जिनसे उन्हें सिक्योरिटी भी मिल सकती है। इन सब तरीके से गवर्नमेंट अर्बन एरिया में हेल्प कर सकती है। इन सब के अलावा जो कॉस्ट वाइज देखने को मिलता है अर्बन सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम कर रहे लोग एसटी और एससी कास्ट के लोग होते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर सकती है और इंश्योर कर सकती है कि जो एसटी और एससी एक्ट के कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उनको भी वही वेज मिले जो बाकी लोगों को मिलता है। मतलब उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट वाइज के आधार पर। अब इकोनॉमिकल एक्टिविटी को एक और तरीके से डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से इकोनॉमिकल एक्टिविटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में वो कंपनियां आती हैं जिनका केवल एक ही इंडिविजुअल होता है।
मतलब एक इंडिविजुअल और एक ही ग्रुप द्वारा ओन की जाती है। दूसरा, इनका केवल एकमात्र मोटिव होता है जो कि है प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जाम्पल से बात करें अपन तो इसमें बेसिकली रिलायंस कंपनी देखने को मिलती है, टाटा मोटर्स हो गया, इसी प्रकार से एक्सिस बैंक हो गया और साथ साथ हो गया विप्रो। ये सारी की सारी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं अपन पब्लिक सेक्टर कंपनी की। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या कौन सी कंपनी होती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती हैं, मतलब जो इसका जो शेयर होता है वो इसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। और ये कंपनियां क्या करती हैं, इनका बेसिकली मोटो होता है कि लोगों को क्या सर्विस प्रोवाइड करना। वो भी कैसी सर्विस, या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे या तो कुछ पैसे लेके प्रोवाइड कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं तो हम इंडियन रेलवे होगी, BHEL होगी, इंडियन ऑयल हो गया और साथ साथ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं कि वह हमें ये सब सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि हो गई वाटर हो गया, इसी प्रकार से रेलवेज हो गया, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इसी प्रकार से रोड्स हो गए, इसी प्रकार से हॉस्पिटल्स हो गए, इसी प्रकार से स्कूल्स हो गए। तो ये सब जो सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट हमें या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है या तो बहुत कम दाम में प्रोवाइड करती है। अब कैसे प्रोवाइड कर सकती है, तो गवर्नमेंट हमें से क्या लेती है, हमसे टैक्सेस लेती है। और इस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या करे कि हमसे हमें ये सब सर्विस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो क्या करती है, हमसे अच्छा खासा पैसा वसूलती है, मतलब हमसे अच्छा खासा टैक्स लेती है। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है, क्या प्राइवेट सेक्टर ये सब सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं? तो जी नहीं करा सकते हैं। क्यों? इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। जैसे इन सर्विस में को प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जो किसी एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप की बस की बात नहीं है। अगर मान भी लिया जाए कि ये किसी के पास इतना पैसा आ भी जाए और वह हमें ये सर्विस दे भी दे, पर यह क्या गारंटी है कि यह सर्विस वह इतने कम दाम पे देगा? क्योंकि आप खुद ही सोचो कि यदि कोई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करेगा इन सर्विसों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि वह ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट भी तो कमाना है। इसी तरह एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, गवर्नमेंट है वह हमें फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम प्राइस में हमें क्या प्रोवाइड करती है, पानी प्रोवाइड करती है। उसी प्रकार से एक जो प्राइवेट कंपनी है वह हमें 1 लीटर पानी के लिए कितने रुपए चार्ज करती है, 20 रुपीज़ चार्ज करती है, यानी 20 रुपये लीटर का चार्ज करती है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट की बेसिक सर्विस देना यदि बंद कर दे तो बेचारे जो गरीब लोग हैं वह ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिक सर्विस प्रोवाइड कराने की। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो ये प्राइवेट सेक्टर होता है वह काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होता है पब्लिक सेक्टर के ऊपर। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कई कारण हैं। कोई भी कंपनी या फैक्ट्री को जब भी सेटअप किया जाता है तो यह इंश्योर किया जाता है कि उस जगह पर बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक फैसिलिटी मौजूद है कि नहीं। कोई भी कंपनी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है जहां पर बेसिक सर्विस ना हो। तो ऐसे में गवर्नमेंट के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये सब सर्विस प्रोवाइड कराना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां और इंडस्ट्री सेटअप हो सके, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज़ होगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चाहे तो क्लास 10 की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।